उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे क्योंकि मैं तो ठीक नहीं हूँ। 3-0 डिफीट न्यूजीलैंड बी टीम के अगेंस्ट ओडीआईज़ में, और गलतियाँ इतनी हैं कि समझ नहीं आ रहा कि शुरू कहाँ से करें। यूजुअली होता यह है कि परफॉर्मेंसेस में कुछ गलतियाँ होती हैं, उनको आप पॉइंट आउट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ हिसाब उल्टा है। गलतियों में थोड़ी सी परफॉर्मेंसेस हैं। एक और फेलियर है इस क्लाउन मैनेजमेंट का, लेड बाय आकिब जावेद। और आकिब जावेद एक प्रूवन फेलियर है। वो सिंपली अपने ईगो को आगे रखते हैं टीम के अगेंस्ट, और क्लियरली वो ऐसे आदमी हैं जो कि अपने इर्द गिर्द अपने कॉलीग्स की नहीं सुनते हैं और सिर्फ अपनी मनमानी करते हैं, और ये हमें पाकिस्तान की सिलेक्शन में भी दिखता है। और जेसन गिलेस्पी, जिन्होंने थोड़े दिन पहले आकिब जावेद के अगेंस्ट एक स्टेटमेंट दिया था कॉलिंग हिम अ क्लाउन, उन्होंने अभी एक फिर स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने डिसअपॉइंटमेंट का इजहार किया है कि फ़िलहाल वो किसी भी टीम की कोचिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो एक्सपीरियंस उनको पाकिस्तान टीम को कोच करने के साथ हुआ उसने उनका कोचिंग से दिल उठा दिया। मैं हमेशा ऐसे ही कोचिंग और मैनेजमेंट के फ्रीक्वेंट चेंजेस के ख़िलाफ़ रहा हूँ, लेकिन ये टीम मैनेजमेंट और ये कोचेस का जो पैनल है इसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। इन लोगों से आप बिल्कुल भी उम्मीद नहीं लगा सकते कि ये आगे जाकर पाकिस्तान टीम के लिए कोई अच्छे स्टेप्स उठाएंगे। प्लेयर्स सेलेक्ट हो रहे हैं आउट ऑफ नोवेयर और ड्रॉप भी ऐसे ही हो रहे हैं, और पता ही नहीं चल रहा है कि कौन किस बेसिस पे सेलेक्ट हो रहा है और कौन किस बेसिस पे ड्रॉप हो रहा है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई उस्मान खान इज़ प्लेइंग इन द ओडीआई टीम। उनका क्या रोल है ओडीआई की टीम में? ना वो कीपिंग कर रहे हैं, ना उनका बैटिंग ऑर्डर का कुछ पता है। वो बस एक फ्लोटर के तौर पे ओडीआई टीम में है और उनको भी अपने रोल का क्लियरली पता नहीं है। खुशदिल शाह, जो कि जिनकी सिलेक्शन पे बहुत सवाल उठे थे और वैलिड सवाल उठे थे, लेकिन तमाम तवक्कुआत के अगेंस्ट खुशदिल शाह ने परफॉर्म किया, और वो वनडे के वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स थे पाकिस्तान के लिए, इवन इन द चैम्पियंस ट्रॉफी। और ही वाजंट प्लेइंग इन द ओडीआईज अगेंस्ट न्यूजीलैंड। सुफियान मुकीम को पहला मैच नहीं खिलाया, और जो 2 मैचेस उन्होंने खेले उसमें ही वॉज द बेस्ट बॉलर फॉर पाकिस्तान टीम। और मुझे समझ नहीं आता कि वाई ही इज़ नॉट अ रेगुलर। उनको रेगुलर चांसेस क्यों नहीं दिए जाते, और क्यों सुफियान और अबरार एक साथ नहीं खेल सकते। एवरीवन इज़ प्रेजिंग सुफियान मुकीम, और सब यही सोच रहे हैं कि वो क्यों पाकिस्तान टीम का पहले वनडे में हिस्सा नहीं थे और क्यों रेगुलरली वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं होते। लेकिन आकिब जावेद को ये बात कौन समझाए। इसी टीम मैनेजमेंट ने फ़हीम अशरफ को सेलेक्ट किया ओवर आमिर जमाल। फ़हीम अशरफ की परफॉर्मेंसेज आपके सामने है, उनको तरजीह दी जा रही है ओवर आमिर जमाल, जो कि एक हार्ड वर्किंग, एक बहुत ही जेनवन ऑलराउंडर है, जेनवन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। उनके अगेंस्ट आप फ़हीम अशरफ को तरजीह देते हो। यही इस टीम मैनेजमेंट और इस थिंक टैंक के क्रेडिबिलिटी का मयार बता देती है। तैयब ताहिर खेल रहे हैं कामरान गुलाम के ओवर, एंड आई डोंट नो व्हाई तैयब ताहिर को ये लोग चांसेस दिए जा रहे हैं और वो फेल होते जा रहे हैं। आई थिंक तैयब ताहिर बिग स्टेज पे परफॉर्म करने में नाकाम रहे हैं जितने भी उनको चांसेस मिले हैं, और कामरान गुलाम इज़ अ बेटर चॉइस देन तैयब ताहिर। कामरान गुलाम ने ऐसी परफॉर्मेंसेस दी हैं जिससे प्रूव होता है कि ही कैन बी अ गुड प्लेयर अंडर प्रेशर, और उन्होंने बिग स्टेज पे परफॉर्म करके दिया है। रिजवान की बॉडी लैंग्वेज बहुत कंसर्निंग थी इस सीरीज़ में, और उनकी बॉडी लैंग्वेज एक स्टोरी बता रही थी कि कौन इस टीम की स्ट्रिंग्स को चला रहा है, हु इज़ द बॉस, और कौन डिसीजन मेकिंग कर रहा है इस टीम के लिए। क्योंकि रिजवान इज़ नॉट अ बैड कैप्टन। रिजवान एक बहुत ही क्लेवर ऑपरेटर है, और जिस तरीके की उनकी अप्रोच होती है, जिस तरीके से वो फील्ड पे एनर्जेटिक होते हैं, वो इस सीरीज़ में दिखाई नहीं दिया, और वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड दिखाई दे रहे थे फील्ड में। मेरे नज़दीक उसकी एक ही वजह हो सकती है कि ही इज़ नॉट इन कंट्रोल, और उनको फ़ैसले जो है वो लेने नहीं दिए जा रहे, और कोई और ही पाकिस्तान टीम की जो डिसीजन मेकिंग है वो संभाल रहा है। कोई और रिजवान के जो डिसीजंस होने चाहिए उसमें अमल दखल कर रहा है। बाबर आजम ने बहुत डिसअपॉइंट किया, स्पेशली इन द थर्ड ओडीआई जब वो सेट थे 78 पे, और विल ओरोर्क जो कि थ्रू आउट द मैच बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे थे, और उनका आई थिंक आखिरी सेकंड लास्ट ओवर था या आखिरी ओवर था, और बाबर आजम ने वो शॉट खेला जहाँ पीछे फील्डर भी था, और उन्होंने वो लॉफ्टेड शॉट खेला और वो आउट हो गए। मतलब कोई सेंस नहीं थी उस शॉट की। अगर आप विल ओरोर के 2 ओवर खेल जाते सुकून से, और उसके बाद आपके बाद नेथन स्मिथ बचे थे, अब्बास थे, और जो उनके तीसरे बॉलर बेन सीयर्स थे आई थिंक। तो अगर आप विल ओरोर के वो 2 ओवर देख लेते, आराम से आखिर में उन बॉलर्स के अगेंस्ट आप स्कोर कर सकते थे, और वो टारगेट चेस कर सकते थे। लेकिन इतने बड़े बैट्समैन होने के बावजूद, इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद, बाबर आजम ने विल ओरोर को
उनकी शॉर्ट पिच बॉल को लॉफ्टेड शॉट खेला और डीप में फील्डर के हाथों कैच हो गए। तो जहां उनका हाथ उस मैच को बनाने में था, वहीं उनका उतना ही हाथ उस मैच को बिगाड़ने में भी था। क्रूशल मोमेंट पे वो विकेट गिरी और आपको हमारे लोअर ऑर्डर का पता है, लोअर ऑर्डर को भी ब्लेम करना बनता है, लेकिन बाबर आजम को मालूम था अपने लोअर ऑर्डर का और बाबर आजम वेल सेट थे उस वक्त। अगर वो 2 ओवर देख लेते तो ईजिली ही कुड हैव वन द मैच फॉर पाकिस्तान। पर बाबर आजम पाकिस्तान को एंड तक मैच जितवा दे, ये बहुत मुश्किल है। सिमिलरली इन द थर्ड ओडीआई ही गॉट अ स्टार्ट, ही वाज लुकिंग गुड, गॉट आउट ऑन 50। क्या करें हम ऐसी 50 का जिसमें पाकिस्तान मैच ही नहीं जीत रहा। नोबडी इज़ डिनाइंग योर क्लास, सबको पता है आप एक क्लासी बैट्समैन हैं, आप वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन हैं इस एरा के, लेकिन ऐसी 50s का, ऐसी 80s का क्या फ़ायदा, इवन ऐसी 100s का क्या फ़ायदा जब पाकिस्तान ही मैच नहीं जीत पाए। और आई थिंक पाकिस्तान ने जो कुछ भी जीता है जब से ये बाबर और रिजवान और शाहीन आफरीदी ये लोग टीम में आए हैं, जब से पाकिस्तान ने जो जितनी भी चीज़ें जीती हैं, फाइनल में पहुंचे, सेमीफाइनल में पहुंचे, एशिया कप के फाइनल में पहुंचे, आई थिंक वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से जीती हैं। हमने एज अ टीम परफॉर्मेंस नहीं दी है। अगर आप T20 वर्ल्ड कप निकाल दें 2021, उसमें पाकिस्तान एज अ टीम खेला था। उसके बाद से पाकिस्तान ने जो कुछ भी जीता है, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज़ देखें तो हारिस रऊफ़ की ब्रिलियंस थी, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सीरीज़ देखें तो साइम अयूब की इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से हम वो सीरीज़ जीते। एज अ टीम हम 2021 के बाद से खेलना भूल गए हैं और कैप्टनसी की दौड़ में सब लगे हुए हैं। तो इट्स रियली हार्ड टू प्ले एज अ टीम जब आपके कैप्टन्स कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हो, आपकी टीम मैनेजमेंट चेंज हो रही हो, आपका जो हेड कोच हो वो एक क्लाउन हो। और याद रहे न्यूजीलैंड वॉज प्लेइंग विदाउट देयर मेन प्लेयर्स। रचिन रविंद्रा नहीं खेल रहे थे, विलियमसन आउट थे, ट्रेंट बोल्ट, सऊदी, लेथम नहीं खेल रहे थे, सेंटनर, ग्लेन फिलिप्स। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो लोग बोलते हैं कि हम साइम अयूब और फ़खर जमान के बिना खेल रहे हैं इसलिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं, तो टीम्स ऐसे नहीं बनती हैं। आप 1-2 प्लेयर्स के ऊपर बिल्कुल नहीं डिपेंड करते हैं। और सच तो ये है कि पाकिस्तान इज़ नथिंग विदाउट बाबर एंड रिजवान। बाबर और रिजवान जब भी परफॉर्म नहीं करेंगे, पाकिस्तान जीतना तो दूर की बात, पाकिस्तान करीब भी नहीं आ सकता जीत के। और ये पिछले काफ़ी टाइम से हम देखते आ रहे हैं कि जब बाबर बैटिंग कर रहे होते हैं तो पाकिस्तान गेम में होता है, और जैसे ही बाबर आउट होते हैं पाकिस्तान बिल्कुल ही आउट हो जाता है गेम से। सेम गोज़ फॉर रिजवान। बाबर और रिजवान आपकी बैटिंग को कैरी कर रहे हैं काफ़ी अरसे से, और जैसे ही वो आउट ऑफ फॉर्म हुए आपके सामने रिजल्ट्स। जब तक बाबर और रिजवान परफॉर्म कर रहे थे पाकिस्तान टीम एटलीस्ट compete कर रही थी। अगर हर चीज़ कंसिस्टेंटली जीत नहीं पा रही थी तो compete कर रही थी। बाबर और रिजवान फॉर्म से बाहर हुए हैं, आपके सामने हैं। और पाकिस्तान में ऐसा ही होता है, जो भी पाकिस्तान के लिए खड़ा होता है, पाकिस्तान के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। पहले मिसबा होते थे, मिसबा को गालियाँ पड़ती थी क्योंकि वो पाकिस्तान को कैरी करते थे, पाकिस्तान के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे। ही यूज़ टू स्टैंड अलोन फॉर पाकिस्तान, और गालियाँ खाते थे अनफॉर्चुनेटली। और अब बाबर और रिजवान के साथ भी यही हो रहा है क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और उनसे अभी फ़िलहाल उस तरीके से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं फुलफ़िल कर पा रहे, तो वो गालियाँ खा रहे हैं। अब तो ऐसा हो गया है कि वो परफॉर्म करें ना करें, वो टीम में हो ना हो, गालियाँ कांस्टेंट है उनके लिए। तो इट्स अ सैड रियलिटी कि 2 प्लेयर्स जब परफॉर्म नहीं कर रहे तो हमारी टीम इज़ गोइंग नोवेयर।